Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim Ansari and welcome to Angel Biology Classes भाटपरानी। तो बच्चों आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स चल रहा था, पिछला वीडियो मैंने इसका अपलोड कर दिया है। थोड़ी सी बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मींस ह्यूमन के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। यदि एक ह्यूमंस है और अपनी वो नॉर्मल फिजियोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन अपना चला रहा है, तो यदि उसके चलाने में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कत और आसानी से वो कैसे चला लेगा, इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और अपना नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे चला लेता है। तो यदि कोई एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसको अपनी नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करनी है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए उसके पास मेनली दो ही चीज होते हैं जिससे वो अपनी पूरी लाइफ की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कर सके। वो दो चीजें कौन कौन से हैं, तो एक होता है न्यूरॉन्स और सेकंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक नॉर्मली ह्यूमन को अपनी लाइफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छे से चलाने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होता है न्यूरॉन्स होता है और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यही दो ऑर्गन्स हैं जिससे कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकता है। यदि कोई ह्यूमंस है और वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज न्यूरॉन्स के थ्रू करता है, न्यूरॉन्स कहने का मतलब हमारा ब्रेन, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अपने ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करता है, देन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज नोन एज then this is the coordination is known as neural control and coordination। ठीक है, तो जब वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने ब्रेन से करेगा, तो ब्रेन से करेगा तो इसे हम लोग कहेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम जो भी हम लोग सर्वाइवल रेट में है, तो हम लोग की जो सारी बॉडी की एक्टिविटीज है वो न्यूरॉन्स ही नहीं कंट्रोल कर पाता है, बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्लैंड की आवश्यकता पड़ती है, कुछ हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, ये सब हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोनल मेथड। तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए ब्रेन है, ये दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो सारे के सारे आ जाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में या फिर हार्मोनल मेथड्स के थ्रू। थोड़ा सा बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं और इनका क्या मेन रोल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू। थोड़ा सा बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स है क्या। तो हम लोग जनरली जानते हैं कोई भी यदि ह्यूमंस है तो ह्यूमंस के अंदर मैक्सिमम 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं। पहले को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरे वाले को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स है क्या। आपको मैं बता दूं कि कोई नॉर्मली कोई ग्लैंड्स हो और वो अपने सिक्रीशन को, इस हार्मोन के सिक्रीशन को डायरेक्ट टू डायरेक्ट ब्लड में करें, वो अपने सिक्रीशन को कहाँ पे करें, ब्लड में करें, तो इस तरीके के ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कोई भी हार्मोन, जैसे मान लेते हैं थायराइड ग्लैंड है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है अपने हार्मोन थायरोक्सिन को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करता है। तो चूंकि ये ब्लड में सिक्रेट कर रहा है तो इसीलिए इस तरीके के थायराइड ग्लैंड को हम लोग कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे थोड़ी सी और भी बात करें तो जनरली हम लोग देखते हैं जो लीवर है, जो हम लोग का किडनी है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जा रही है वो भी क्या करता है, अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में करता है। एटोल वो भी एक प्रकार का क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये भी जो है हमारे जो ब्रेन में है, ये भी वास्तव में सिक्रीशन जो करता है ब्लड में ही करता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड ही है।
और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वे अपने सिक्रीशन को सिक्रेट करने के लिए किसी भी प्रकार की वेसल्स की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की पाइप की आवश्यकता नहीं होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दो चीजें याद रखे रहेंगे कि ये डायरेक्ट ब्लड में अपने सिक्रीशन को सिक्रेट करते हैं, मींस हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और इनको सिक्रीशन करने के लिए वेसल्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मींस दोस ग्लैंड्स which secrete their secretion within the alimentary canal means endocrine glands वे glands कहलाते हैं जो अपने secretion को blood में नहीं करेंगे, सॉरी exocrine glands वे glands हैं जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं करेंगे बल्कि एलिमेंट्री कैनाल में करेंगे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रेट करेगा, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स या फिर एंजाइम को ब्लड में सिक्रेट ना करके बल्कि वो कहां पे करेगा, तो एलिमेंट्री कैनाल में। थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे यदि बात करें स्लाइवरी ग्लैंड्स की, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स भी एक प्रकार का ग्लैंड्स है, लेकिन वो सलाइवा को कहां पे सिक्रेट करता है, तो वो सलाइवा को हमारे माउथ में सिक्रेट करता है। यानी कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है, एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। थोड़ी सी और भी बात कर ले, स्टमक के पास आते हैं। तो स्टमक के पास से जैसे लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर्स था उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऑक्जेंटिक सेल्स थी, पेप्टिक सेल्स थी, ये सारी जो सेल्स थी अपने सिक्रीशन को कहां पे सिक्रेट कर रही थी, तो लीवर में सिक्रेट कर रही थी। एटोल वहां भी जो ग्लैंड्स काम कर रहा होगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह ही काम करेगा। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स which secrete its secretion within the blood, then it is called the endocrine glands, while exocrine glands are those glands which secrete its secretion within the alimentary canal, means mouth to anus, then it is called the exocrine glands। इसका एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये सारे के सारे एग्जांपल है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल है स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, नहीं तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। अब आगे थोड़ा सा सीख लेते हैं मिक्स ग्लैंड क्या होते हैं। मिक्स ग्लैंड्स कहने का मतलब है कि जो दोनों तरह की फंक्शन करे, मींस एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करे और इंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करे। मींस आवश्यकता पड़े तो वो अपने सिक्रीशन को ब्लड में सिक्रेट करे, और यदि आवश्यकता पड़े तो वो अपने सिक्रीशन को एलिमेंट्री कैनाल में भी सिक्रीशन कर ले। ऐसा कौन सा ग्लैंड्स है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कौन ऐसा ग्लैंड्स है जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में भी सिक्रेट करता है और अपने सिक्रीशन को कभी कभी एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रेट करते हैं। बच्चों थोड़ी सी बात आ जाओ यहाँ पे, यदि बात करें स्टमक की, स्टमक याद आ रहा होगा कुछ, कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, और यहाँ पे जो है इंटेस्टाइन का पार्ट्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं, सी शब्द का स्ट्रक्चर है डेडनम, और डेडनम के पास यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। मैं आपको बता दूं कि पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज के पास दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक होता है पैंक्रियाटिक एसिनी, याद रखे रहेंगे, एक होता है पैंक्रियाटिक एसिनी और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस। थोड़ा सा याद रखेंगे लैंगरहैंस, दो तरीके की। तो जो लैंगरहैंस है वे अपने सिक्रीशन को ब्लड में सिक्रेट करता है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन हार्मोन को, बल्कि जो पैंक्रियाटिक एसिनी है वो पेप्टीज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ये सब सिक्रीशन करता है डोडेनम में। तो एटोल आपने यहाँ तक दोनों चीजें क्लियर कर ली होंगी कि जो पैंक्रियाज है वो एक प्रकार से ड्यूअल फंक्शन की तरह कार्य कर रहा है। एटोल पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, तीनों टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट इज द मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहने का मतलब क्या।
तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहने का मतलब बच्चे आपके माइंड में तुरंत एक इमेज डेवलप होना चाहिए, वे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को एलिमेंट्री कैनाल में ना करे, कहां पे करें, ब्लड में करे, तो उसे हम लोग कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स है और ये इंडोक्राइन की सेल्स हैं और अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट कहां पे कर रही हैं, ब्लड में कर रही हैं। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होगा वो क्या होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। थोड़ा सा बात करते हैं हमारी पूरी बॉडी में कितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो नॉर्मली हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलाने में मदद करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं उनका नाम कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसका पोजीशन भी देखते चलते हैं और कुछ कुछ चीजें सीखते चलते हैं। पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हमारा ब्रेन है। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग चुटिया नहीं बांधते, जहाँ पे पंडित जी लोग यहाँ से पेन को ऐसे करके रखा जाए और कान से ऐसे लगाए, तो दोनों जा करके जहाँ पे मिलेगा तो वहां पे जो ग्लैंड्स पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आपको मैं बता दूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है वो वास्तव में ऊपर की तरफ रूप छत के द्वारा लटका रहता है और उसी छत को कहते हैं हाइपोथैलेमस। मींस पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों का एक ही पोजीशन होता है, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है। हाइपोथैलेमस थोड़ा सा ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स थोड़ा नीचे होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड्स का नाम। तो थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स बच्चे यहाँ पे पाई जाती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करने वाले हैं आज हम लोग को। नेक्स्ट आगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ बढ़ेंगे तो पैराथायराइड ग्लैंड्स का नाम आएगा। समझते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स का पोजीशन, वास्तविक पोजीशन क्या होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड्स का पोजीशन देखेंगे तो ये तो यहाँ पे होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर, जैसे आप नहीं पढ़े हैं पैरासाइट, पैरा मींस ऊपर, साइट मिस रहा है ना, वैसे यदि बात करें तो पैराथायराइड की, पैरा का मतलब होता है ऊपर और थायराइड का मतलब थायराइड ग्लैंड्स मींस दोस ग्लैंड्स व्हिच फाउंड on the thyroid glands then it is called the parathyroid। means थायराइड के ठीक ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स और इसका भी जगह सेम ही होता है और इसकी संख्या होती है 4। आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा इसी के नीचे, जैसे हम लोग ब्रेन से नीचे आ रहे थे तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स देखने को मिला और यहीं पे हम लोग को एक और भी ग्लैंड देखने को मिला पैराथायराइड ग्लैंड्स। और नीचे की तरफ अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे तो हमारे पीछे की तरफ यहाँ जो स्पाइनल कार्ड है इसके ठीक पीछे की तरफ 2 किडनी पाई जाती है। किडनी होगा शायद मेरे पास, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, वहां रखे हुए हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो वास्तव में किडनी के दोनों ऊपर पाए जाते हैं, टोपी की तरह लगे हुए। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का पोजीशन भी एग्जैक्ट आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट ग्लैंड्स है क्या, पैंक्रियाज। बच्चों आप बताओ पैंक्रियाज वास्तव में है क्या, ये तो मिक्स ग्लैंड्स है ना, लेकिन क्या ये इंडोक्राइन फंक्शन नहीं करता है। तो यदि ये इंडोक्राइन फंक्शन करता है तो हम लोग पैंक्रियाज को भी पढ़ेंगे, इसका इंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं ओवरीज और टेस्टिस की। ये दोनों थोड़ा सा कॉमन है, ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वास्तव में यदि देखा जाए तो जो फीमेल्स के केस में ओवरी होता है, ओवरीज जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और वो सिक्रेशन ब्लड में करता है। तो वास्तव में क्या आप ये नहीं कह सकते क्या ओवरी भी एक प्रकार का ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स? क्यों? क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन ब्लड में कर रहा है, तो ओवरी भी एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड्स हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमन की, मेल की बात करें तो इसमें टेस्टिस होती है और टेस्टिस जो है सेल्स ऑफ लेडी, आपको पढ़ाए होंगे रिप्रोडक्शन में कि जो टेस्टिस के अंदर सेल्स ऑफ लेडी होती हैं वो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है और वो टेस्टोस्टेरॉन जो है ह्यूमन के सेक्स के लिए, मेल के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस यहाँ भी टेस्टिस जो है वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं ग्लैंड का रूप ले रहा है, तो ये भी एक प्रकार का है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन के अंदर कितनी ज्यादा ग्लैंड्स हैं और इसका एग्जैक्ट पोजीशन है क्या है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस
ठीक उसी के ऊपर है थायराइड ग्लैंड्स, गर्दन में है। पैराथायराइड ग्लैंड्स थोड़ा थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर पाया जा रहा है। थोड़ी सी बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज जो है स्टमक के ठीक नीचे जो डेगनम है वहां पे पाई जा रही है। ओवरी जो है फीमेल्स में पाए जाते हैं, और टेस्टिस जो है ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं विच रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स इन द ह्यूमन। आ गई बात, इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, ठीक। थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो हम लोग तो समझ ही चुके हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड, ये तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे की तरफ अब हम लोग करते क्या है कि अब जो भी ग्लैंड्स हम लोग पढ़े हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जो भी ग्लैंड्स पढ़े हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़े हैं, थायराइड ग्लैंड्स पढ़े हैं, हाइपोथैलेमस पढ़े हैं, ये सारी टॉपिक्स जो है अब धीरे धीरे एक एक करके हम लोग क्लियर करते जाएंगे और समझेंगे कि ह्यूमन में थायराइड ग्लैंड्स होता क्या है और थायरॉक्सिन बीमारी क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थायराइड बीमारी भी कैसे होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी, लेट क्यों कर रहे हो? ठीक ठीक, समझते हैं थायराइड ग्लैंड्स का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमारी बॉडी में। तो मैं आपको बता दूं थायराइड ग्लैंड्स का एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो हमारा नेक ही है। ठीक है, नेक ही है। नेक यहाँ पे गर्दन जो है, आपको एक और भी पोजीशन मैं बता दूं कि जो ह्यूमन की ये जो बोन होती है इसे सर्वाइकल बोन कहा जाता है। जैसे इसे लंबर कहा जाता है, इस वाले को पेल्विक बोन कहा जाता है, कमर वाले को लंबर, स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। जैसे इस वाले जो बोन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल बोन। इससे हम लोग को सर्वाइकल नामक एक बीमारी होती है, जिसे आप लोग देखे होंगे कई काफी एजेड जो हैं वो ऐसे करके कुछ लगाए रहते हैं अपने गर्दन में, वो सर्वाइकल की बीमारी होती है, बोन से रिलेटेड होता है। इस बोन को सर्वाइकल बोन कहा जाता है और सर्वाइकल बोन की संख्या ह्यूमन के केस में 7 होती है। आपको ह्यूमन ही नहीं याद करना है बल्कि ऊंट में भी जो है इतना लंबा गर्दन होता है, लेकिन उसमें भी सर्वाइकल बोन की संख्या 7 ही होती है। सबसे ऊपर वाले को सबसे पहला जो होता है जिसे हम लोग एटलस वर्टेब्रेट, एटलस कहते हैं, सर्वाइकल फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में जो थायराइड ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स का एग्जैक्ट पोजीशन है कि हमारा जो ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के ठीक आगे पाया जाता है। आप एग्जैक्ट पोजीशन भी यहाँ पे देख लेंगे। नॉर्मली इसकी यदि लेंथ की देखा जाए तो 2 से 3 इंच ऐसे मान लेना, 2 से 3 इंच इसकी जो लंबाई होती है। ठीक है, 2 से 3, ठीक है। और आपको एक और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो इसकी चारों तरफ से उसको घेरी हुई रहती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गया आपको कि थायराइड ग्लैंड्स का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। मींस जो थायराइड ग्लैंड्स है वो वास्तव में कितने प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, इस चीज को थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। तो लाइट कट जाती है तो फिर दोबारा पढ़ाना पड़ता है इसी बात को। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स की, मतलब जो थायराइड ग्लैंड्स है इसके हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है प्रत्येक हार्मोन्स का, थोड़ा सा बात करते हैं। तो ह्यूमंस की जो थायराइड ग्लैंड्स है इससे मैक्सिमम 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसे 2 ग्रुप में बांटा गया है। ध्यान रखेंगे, इससे हार्मोन कितना सिक्रेट होगा, हार्मोन सिक्रेट होगा 3 ठे, जिसको मैक्सिमम बांटा गया है 2 ठे ग्रुप में। पहले वाले का नाम है जिसके पास आयोडीन होगा, याद रखे रहेंगे। इससे हार्मोन सिक्रेट होगा 3 ठे जिसे 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप ये है जिसमें आयोडीन होगा और एक दूसरा ग्रुप वो जिसमें आयोडीन नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, आप लोग सभी लोग जुड़े हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो थायराइड ग्लैंड्स मैक्सिमम 2 ग्रुप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एक ऐसा जिसके पास आयोडीन हो और एक वैसा जिसके पास आयोडीन न हो। वे जिनके पास आयोडीन होता है
वो दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहले हार्मोन का नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन, याद रखेंगे NINE। टेट्राआइडोथायरोनिन कौन सा हार्मोन है जिसके पास आयोडीन होगा, और दूसरा आयोडीन युक्त हार्मोन है जिसका नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन। ट्राईआइडोथायरोनिन। तो दोनों हार्मोन बच्चे आप याद करेंगे कि जो दो हार्मोन है जिनके पास आयोडीन होगा, पहले का नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन और दूसरे का नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन, जो कि नीट में कई बार पूछा गया है। विच हार्मोन विच सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स विच हैव आयोडीन, मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और साथ ही साथ उसके पास आयोडीन भी होता है। तो दो ही हार्मोन्स होते हैं, दोनों में कोई एक ऑप्शन हो तो जनरली आप लोग उस पर टिक कर दीजिएगा, टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, दोनों में कोई भी एक हो। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ना है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक ऐसा हार्मोन जिसके पास आयोडीन नहीं होगा, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। याद करेंगे, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन एक वैसा हार्मोन है जो वास्तव में थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट तो होता है, लेकिन उसके पास आयोडीन नहीं होता है, जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। वास्तव में इसके पास आयोडीन होता है और इसके पास कैल्शियम होता है। आई होप आप दोनों लोगों को, सॉरी आप सभी लोगों को, तो आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा होगा हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स कितने हार्मोन थे? तो 3 हार्मोन थे। पहले का नाम था टेट्राआइडोथायरोनिन, दूसरे का नाम था ट्राईआइडोथायरोनिन, ये दोनों के पास आयोडीन था, लेकिन तीसरा ऐसा भी हार्मोन्स था जिसके पास आयोडीन ना होकर के कैल्शियम था, जिसका नाम था थायरोकैल्सिटोनिन। समझ में आ गया? थायराइड ग्लैंड्स के कितने हार्मोन्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मींस जो भी हार्मोन निकल रहा है थायराइड ग्लैंड से उसका फंक्शन क्या होता है। थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकल रहे हैं उसका फंक्शन क्या होता है और वर्क क्या होती है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भी हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, उसे एक शब्द में तीनों हार्मोन्स को कहा जाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मींस थायरॉक्सिन हार्मोन्स कौन है? तो वे तीनों हार्मोन्स हैं जिसे एक शब्द में कहा जा रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स है एक बार बता दो आप। तो पहले का नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन, दूसरे का नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन और तीसरे का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। और हम लोग क्या करेंगे, इसी तीनों हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और अपने इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों मुझे सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं है बल्कि मुझे याद भी करवाना है, ये बात याद रखेंगे, हमें याद भी कर लेना है। बात करते हैं यदि थायरॉक्सिन की फंक्शन क्या होती है। तो पहली फंक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। मींस पहला ही इसका काम होता है कि बीएमआर को कंट्रोल करना। व्हाट इज द बीएमआर? बीएमआर मींस बेसिक मेटाबॉलिक रेट इन आवर बॉडी। मींस हमारी जो बॉडी है इसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे सेल्स के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, सेल्स की फंक्शनिंग करनी हुई, गोल्गी बॉडी की फंक्शनिंग करनी हुई, ब्लड के अंदर जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट का काम हुआ, ये सारी चीजें को कहा जाता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट्स। मींस हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन करता क्या है, बीएमआर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द बीएमआर? बीएमआर मींस बेसिक मेटाबॉलिक रेट इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट बात करें यदि ये हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट को यदि कंट्रोल कर रहा है थायरॉक्सिन, तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी का भी प्रोडक्शन करने का काम करेगा। बेसिक मेटाबॉलिक रेट को यदि कंट्रोल कर रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का भी प्रोडक्शन करने का काम करेगा। कौन? तो थायरॉक्सिन। ठीक है, एक थोड़ा सा बात समझो, यदि जनरली किसी सेल्स के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है उस सेल्स में
एनर्जी के प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनेल्स की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा बस तो ध्यान देना, थायरॉक्सिन एक और भी काम करता है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी तो एनर्जी भी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो बीएमआर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तीनों बातें क्लियर हो गई कि बीएमआर को कंट्रोल करना किसका काम है, तो थायरॉक्सिन का काम है। हमारे बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करना थायरॉक्सिन का ही काम है। साथ ही साथ हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में इंक्रीजमेंट करवाना, ये भी थायरॉक्सिन का ही काम है। अब थोड़ा सा समझिएगा एक बात कि जनरली एक ह्यूमंस है और ह्यूमंस के अंदर एनर्जी बन रही है, बीएमआर उसका बढ़ गया है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ चुका है, एनर्जी भी ज्यादा हो रही है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा हो गई है। तो अब बात आएगी कि सब चीज हमें मिल ही रहा है तो ग्रोथ क्यों ना करें। तो नेक्स्ट इसका थायरॉक्सिन का एक और भी काम होता है, बॉडी की ग्रोथ करवाना। बॉडी का ग्रोथ भी कौन करवाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन से ही करवाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हमारे बॉडी से थोड़ा सा हट करके है, यदि नॉर्मल हम लोग एम्फीबियंस में देखें, यदि एम्फीबियंस जैसे मेढक में देखें, तो जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के लार्वा को हम लोग कहते हैं टैडपोल लार्वा। यदि टैडपोल लार्वा नॉर्मली एक पॉन्ड में है और पॉन्ड में होने के बाद से जब तक इसमें इस पॉन्ड में आयोडीन की कमी होगी, ध्यान देना, मान लीजिए ये लार्वा है, टैडपोल लार्वा है फ्रॉग का, और यदि इसमें आयोडीन की कमी है, इस पॉन्ड में आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी है तो जाहिर सी बात है ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स नहीं बना पाएगा, और हार्मोन्स ये टैडपोल लार्वा नहीं बना पाएगा तो ये ग्रोथ भी नहीं करेगा, डेवलपमेंट भी नहीं करेगा, और फ्रॉग में चेंज भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिला कि एम्फीबियंस का जो टैडपोल लार्वा होते हैं, यदि उसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो वो अपनी पूरी जिंदगी टैडपोल लार्वा में ही काट लेगा, वो कभी फ्रॉग नहीं बन सकता है। तो ऐसा कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक फ्रॉग है, फ्रॉग का जो बच्चा टैडपोल लार्वा है उसे आयोडीन न दिया जाए कई सालों तक तो क्या होगा, तो ऑप्शन यही आते हैं उसमें, क्या उसका टैडपोल लार्वा फिर से फ्रॉग बन जाएगा, तो बच्चों ध्यान रखेंगे वो दोबारा फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब तक उसे आयोडीन न दिया जाए। एक चीज और भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है, कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जनरली हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ रहे हैं, और ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यदि बात करते हैं एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, यदि कभी कभी ऐसा होता है जनरल कंडीशन में, किसी केस में थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत अधिक निकल जाता है या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम निकलता है, तो वे केसेस जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत अधिक निकल जाता है उसे कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अधिक निकल जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, और जब हार्मोन्स कम निकलता है तो कम को हाइपो मींस कम, हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों में डिफरेंस याद रखे रहेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो, और हाइपर का मतलब हाइपर हो जाना, हाइपर मतलब बहुत अधिक सिक्रेशन हो जाना, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। थोड़ी सी बात करें, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो कौन कौन सी बीमारी होगी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब आयोडीन का हमारे बॉडी को कम मिलना, और यदि आयोडीन हमारे बॉडी को कम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो आयोडीन को लेने के लिए बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि इनके नेक पे थोड़ा सा सिम्टम हल्का फुल्का दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा फुला हुआ है, और यहाँ पे काफी अच्छे से दिख रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म का केस, जिसे हम लोग जनरल में ग्वांटर डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इसे सामान्य ढेगा रोग देखते हैं। ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं
कि पडरौना का नाम सुने होंगे आप लोग, और अक्सर आप सुने भी होंगे कि पडरौना के लोग बौक भी होते हैं। क्यों होते हैं, थोड़ा सा बात समझते हैं कि पडरौना देखेंगे तो मैप थोड़ा सा वो हाइट एरिया का है, ठीक है, और हम लोग यूपी वाले जो क्षेत्र हम लोग जो एरिया है तो थोड़ा वो लो पे है। तो जब भी इधर बारिश हुआ करता था तो इधर जितने भी आयोडीन था वो आयोडीन दह बह करके हम लोग की एरिया में चला आता था। तो हम लोग की एरिया में इधर चला, हम लोग के क्षेत्र में चला जाता, तो इधर आयोडीन की कमी हो जाती थी और इधर आयोडीन की अधिकता हो जा रही थी। तो जिधर आयोडीन की कमी हो रही थी उधर ये केस देखने को मिल रहा था, और जिनको ये केस देखने को मिलता है जनरली देखा गया है कि उनका माइंड लेवल भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें, थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, थायराइडिज्म क्या होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज से रेगुलरली एक एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स को खत्म करेंगे। जैसे आज हमने थायराइड हार्मोन्स पढ़ाया, हो सके तो कल इसी के साथ पैराथायराइड ग्लैंड्स इसी के ऊपर जो है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, और इसी के आगे हम लोग सभी के सभी एक एक वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपको पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अभी हम लोग का चैप्टर बचा हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको एक साथ करके एक साथ में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को पढ़ा देंगे, क्योंकि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक वीडियो रहेगा तो काफी अच्छे आपको समझने में कोई भी परेशानी न होगी। क्योंकि ब्रेन जो है थोड़ा सा टफ है, समझ में नहीं आता है, लेकिन टेंशन ना करें, हम ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो